चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे BA 6 सेम के अंदर जो हिंदी का हमारा जो पहला पार्ट है उसके बारे में। ये निबंध है आशा का अंत। श्री बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय करेंगे हम, और इस जो आशा का अंत है इस पाठ का हम सार देखेंगे। इसके अंदर क्या, इस निबंध के अंदर जो कहानी है यानी जो स्टोरी है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ श्री बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो श्री बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यानी कि द्विवेदी युग के ये कवि हुए हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, और वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी थे। यानी कि ये इन्होंने भारतेंदु युग, क्योंकि हमने पीछे सेम में पढ़ा था कि जो भारतेंदु युग है उसके बाद द्विवेदी युग आता है, और अलग अलग ये युग थे, और इनमें इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो इन्होंने किया था। और वे अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार, कुशल संपादक थे। यानी कि कवि होने के साथ साथ वे अच्छे अनुवादक भी थे, और निबंधकार भी थे, और कुशल संपादक यानी कि एडिटर भी थे। उनका जन्म इम्पोर्टेंट है, जन्म 14 नवंबर 1865 में हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में लाल पूर्णमल के यहाँ हुआ। तो उनका जन्म जो हरियाणा के, ध्यान रखना कि 14 नवंबर और 1865 को, ईसा को, ये डेट आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यही तो मैन होता है जीवन परिचय में। और तो ही इस तारीख को इनका जो है वो जन्म हुआ था हरियाणा की रेवाड़ी की गुड़ियानी गांव में पूर्णमल के यहाँ। यानी कि इनके पिता का नाम पूर्णमल था। गुप्त जी आरंभिक जो शिक्षा है वो गांव में हुई। इन्होंने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थी। इन्होंने जो है शुरुआत में अपने प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश लिया तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद जाकर के इन्होंने अपनी जो है गांव के अंदर जो अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की थी। छात्रावास में बड़े ही अध्ययनशील एवं सहनशील थे ये, और परंतु पिता के देहांत के बाद इनकी अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी, और बाद में जब अध्ययन आरंभ किया तो 21 वर्ष की आयु में केवल मिडिल की परीक्षा ही पास कर सके थे। तो आप देख सकते हैं कि 21 वर्ष के हो गए थे और तब तक मिडिल की परीक्षा ही पास कर सके थे। और शीघ्र ही गुप्त जी ने उर्दू भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, और फलतः वे अखबार चुनार उर्दू अखबार के संपादक नियुक्त हो गए थे। उन्होंने उर्दू भाषा का अपना पूरा भाषा पर बना ज्ञान है वो प्राप्त कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अखबार चुनार का जो है संपादन शुरू किया। इसके साथ साथ वे कोहिनूर जमाना जैसे अखबारों के संपादकीय विभाग में भी जुड़े हुए रहे। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है कि ये किसके अखबार है। और इनके बाद इनका रुझान हिंदी भाषा की ओर हुआ। भारत प्रताप पत्र के साथ जुड़ने के बाद उनका लेखन इंपॉर्टेंट है, भारत प्रताप, और में काफ़ी सुधार हुआ। कालांतर में वे हिंदुस्तान और हिंदी बंग भाषा और भारत मित्र के संपादक भी रहे। 18 सितंबर 1907 में 42 वर्ष की अल्प आयु में सर्व सुधार गई। यानी कि 42 वर्ष के ही थे जब इनकी मृत्यु होगी। हम ज़्यादातर जो कवि या लेखक देखते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, और उनकी मृत्यु है वो बहुत जल्द हो जाती है, क्योंकि जिन इंसान मतलब ये बहुत सारे आपने लेखक कवियों के अंदर देखा हुआ। तो ये एक कुदरती माने या कुछ भी माने, ये कवियों में देखा गया है। श्री प्रमुख रचनाएं। श्री बाल मुकुंद गुप्त समय के जिस संधि बिंदु पर खड़े थे वहां इनमें भारत का अतीत और वर्तमान पारदर्शी सत्य के समान साफ साफ दिखाई देता था, और भारत का भविष्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसलिए उनके विपुल साहित्य में भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं का ध्वनि संकेत शब्द में मुखरित हुआ। शिव शंभू के चिट्ठे,
ये इंपॉर्टेंट है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, इनका सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक सामाजिक राजनीतिक निबंध के संग्रह, ये निबंध संग्रह है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा शिव शंभू के चिट्ठे। और जो हमारा निबंध है आशाकांत, वो शिव शंभू के चिट्ठे से ही संग्रहित किया गया है निबंध। और श्री बालमुकुंद गुप्त निबंधावली जो है, निबंधावली वो शीर्षक से उनके निबंधों में का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इसमें 50 निबंध संकलित है और निबंधों के साथ उनके कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें संकलित है। अब की बार हमारा जो आगे हम देख लेते हैं कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। इन्होंने जो साहित्य लिखा उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। तो श्री बालमुकुंद गुप्त मूलतः संपादक थे, वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे देश की पराधीनता के प्रति सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक निबंधों, संपादकीय लेखों और काव्य में परतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। राष्ट्रीय भावना, आपने बालमुकुंद गुप्त के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, एक राष्ट्रीय कवि हुए हैं, हमेशा ही राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। देश के युवाओं को, देश के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रखा है। अर्थात क्योंकि इनके टाइम में जब ये काव्य लिखते थे तो इनके टाइम में अंग्रेजों का शासन था और ये गुप्त रूप से, यानी कि हिंदी भाषा का जो एक गुप्त रूप में लिखते थे ताकि अंग्रेजों को इनके पता नहीं लगे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये लिखते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा जो देश को स्वतंत्र कराने में अहम योगदान दिया। तो इन महान साहित्यकार की जो राष्ट्रीय भावना, भले ही श्री बालमुकुंद ने अल्प मात्रा में काव्य रचना की है, लेकिन उनका समूचा जो काव्य है वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। गुप्त जी भारत की पराधीनता को लेकर बहुत ही व्याकुल रहते थे और डॉक्टर नंगेंद्र ने उनके साहित्य के बारे में स्पष्ट लिखा है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम उनके साहित्य का मुख्य विषय है और यदि गहराई से उनके साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीयता उनके साहित्य का मुख्य स्वर रहा है। यानी कि राष्ट्रीयता इनके साहित्य का प्रमुख विशेषता है, सबसे पहली विशेषता यही है। और वर्तमान जो हम निबंध पढ़ेंगे आशा का अंत, उसके अंदर भी राष्ट्रीय भावना ही है, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन है जब दूसरी बार भारत में आते हैं तो उनसे कितनी आशाएं थी, लेकिन वो आशाएं चकनाचूर हो जाती है। वो देश की जनता के लिए कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ही जो निबंध है, एक व्यंग्य निबंध है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा, यानी कि गांधीवादी विचारधारा, ये गुप्त जी के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यद्यपि वे गांधी जी के अहिंसा, सत्य, त्याग और आदि सिद्धांतों पर पूरा विश्वास रखते थे, फिर भी कहीं कहीं उनके तेवर बड़े तेज और तरार प्रतीत होते हैं। आशीर्वाद काव्य रचना में उन्होंने कहा है कि हमें विदेशी माल को नकार कर चरखा काटना चाहिए और लघु और कुटीर उद्योगों की प्राधीनता देनी चाहिए। यानी कि उस टाइम जब अंग्रेजों का शासन था तो देश के अंदर जो कुटीर उद्योग है वो फैल होते जा रहे थे और जो इंग्लैंड से जो तैयार माल आता था वो काफ़ी अच्छा होता था और उस अच्छे माल के सामने, यानी कि मशीनों से बने हुए सामान के सामने भारतीय माल टिक नहीं पाता था। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम अपने ही जो चरखा के द्वारा जो सूत काटेंगे, उसके वस्त्र बनाएंगे, वही हम यूज करेंगे, यानी कि स्वदेशी अपनाएंगे। और इसी विचारधारा को इन्होंने बल दिया था, गांधीवादी विचारधारा को। लोक जागरण, यानी कि जनता को हमेशा जागृत करते रहते थे। लोक जागरण की भावना इनके काव्य में हम देख सकते हैं कि लोक जागरण। द्विवेदी युग कवि होने के कारण गुप्त जी के साहित्य में लोक जागरण का स्वर भी सुनाई देता है। उन्होंने देश की परतंत्रता, सामाजिक कुरीतियां, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक आडंबरों आदि का चित्रण भी किया है।
यानी कि उस समय जो देश के अंदर सामाजिक कुरीतियाँ थी, समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, जैसे कि बाल विवाह है, सती प्रथा है और रूढ़ी जो परंपराएं हैं, क्योंकि ये परंपराएं रूढ़िवादी थी, और इन सब का उन्होंने क्या है आडंबरों का आदि का चित्रण किया है और उनसे उनको छोड़ने के लिए अपने काव्य में कहा है, उनका विरोध किया है। गुप्त जी ने विदेशी वस्तुओं के त्याग और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उस टाइम जब ये गुप्त जी थे तो उस टाइम के अंग्रेजों का शासन था ही, और उन्होंने कहा कि आप जो विदेशों से जो सामान आता है उसको त्याग दें, यानी कि अपने जो देश में जो खुद का जो उद्योगों या कुटीर उद्योगों में जो सामान उत्पादित किया जाता है आप उसका यूज करें। और जनता को जाकर इन्होंने ये प्रेरणा भी दी थी और अपने काव्य में विशेष बल दिया था इस पर। भले ही वे धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे, लेकिन समाज सुधार की भावना भी उनमें प्रबल थी। उन्होंने अपने विभिन्न लेखों तथा कविताओं द्वारा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। व्यंग्य का प्रबल प्रयोग, यानी कि व्यंग्य यानी कि कटाक्षय करना इनका प्रमुख विशेषता है। प्रस्तुत निबंध जो है वो एक व्यंग्य निबंध ही है, क्योंकि वहाँ क्या है लार्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है कि वो देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस प्रकार जो निबंध आगे बढ़ता है तो एक व्यंग्य प्रधान निबंध ही हम पढ़ेंगे, जो आशा का अंत है बालगुप्त जी का। और वे लगभग भारत के समकालीन ही थे और भारतेंदु के समकालीन ही थे, और वैसे उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे साहित्य ख्याति प्राप्त हुई उनके, लेकिन उनके काव्य लेख व्यंग्य लेख काफ़ी तीखा और तिलमिला देने वाले हैं। विदाई संभाषण और आशा का अंत जो है इनके उन्होंने उस समय के गवर्नर लॉर्ड कर्जन के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य पर कार्य व्यंग्य किया है। उस समय के हालात को देखते हुए यह सहज कार्य नहीं था, यानी कि व्यंग्य प्रधान लिखना। क्योंकि सहज कार्य क्यों नहीं था, क्योंकि अगर आप उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज देश पर राज कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ अगर व्यंग्य करते हैं तो आप अंग्रेज आपको जेल में डाल सकते थे और उनके काव्य को जब्त कर सकते थे। तो इस प्रकार बहुत ही खतरनाक काम था उस समय व्यंग्य करना। तो फिर भी ये निडर होकर उन्होंने अपना क्या है व्यंग्य जो प्रधान जो विदाई संभाषण वासकांत लिखा। अनुवाद कार्य यानी कि अनुवाद करना। गुप्त जी के समय में दूसरी भाषाओं के उच्च कोटि के साहित्य का हिंदी अनुवाद करने की प्रवृत्ति जारी पर थी, और ताकि हिंदी का प्रचार हो सके, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना, यानी कि दूसरी भाषा काव्य है, मान लीजिए कि बाइबल है या अन्य कोई भी जो धार्मिक है काव्य है उसका हिंदी में अनुवाद करना, यानी कि अनुवाद का कार्य भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। श्री बालगुप्त के एक अच्छे अनुवादक थे और उन्होंने संस्कृति की रत्नावली नाटिका और बांग्ला की बढ़ेल भागिनी का सुंदर अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने उच्च स्तरीय रचनाओं अनुवाद करके हिंदी साहित्य के समृद्ध करने में अपना जो विशेष योगदान दिया। समाज सुधार की भावना, श्री बालमुकुंद गुप्त के साहित्य में समाज सुधार की भावना भी यथोचित स्थान दिया गया है, और उन्होंने अपने युग के समाज के जीवन को अत्यंत समीप से देखा था, और उसमें कमजोरियां, अवगुण और कुरीतियां, स्वार्थीपन आदि व्याप्त थे। उनको उद्घाटित कर समाज के लोगों को उनके प्रति सावधान रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने नारी सुधार पर खूब लिखा। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारा व्यंग्य कर कसे, और उन्होंने समाज की देश विदेश विरोधी लोगों काले कारणों में भी करारी चोट की, यानी कि समाज सुधार से थे, समाज को सुधारने के पक्षधर थे। उसके बाद हम देखते हैं भाषा शैली कैसी थी इनकी। श्री बालमुकुंद ने अपने साहित्य में सरल एवं सामान्य बोलचाल की भाषा बोली का ही प्रयोग किया है। उनके भाषा पर कुछ ब्रज भाषा का प्रभाव किया, इसके कारण यही भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को मिलाने वाली कड़ी के रूप में थे। क्योंकि जो द्विवेदी युग है, जो भारतेंदु युग में ब्रज भाषा प्रचलित थी, और फिर भी उन्होंने खड़ी बोली सहज सरल रूप में प्रयोग किया है, और उनकी भाषा में अंग्रेजी उर्दू तद्भाव शब्दों का अर्थाधिक मिश्रण हुआ। यानी कि कोई भी कवि है वो एक भाषा में पर्टिकुलर लिख नहीं सकता, अनेक भाषा के शब्दों का यूज वो करता ही करता है। ये आपके सभी कवियों लेखकों के अंदर आप देख सकते हैं। भाषी के जितने भी कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में,
उनको अलंकारों से अधिक मोह नहीं था। यहाँ उनको शब्द क्यों यूज किया गया है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि उनको शब्द जो एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होती है उनको सम्मान देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम किसी बड़े व्यक्ति को कहते हैं आप, उसी प्रकार ये शब्द यूज किया जाता है उनको। और मूलतः वे असफल निबंधकार संपादक थे। व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग साहित्य में प्रख्यात है। साहित्यकार थे, फिर भी उनके शब्द चयन उचित और भावयुक्त है, समर्थ है। निबंधों के समान कविताओं में भी उनकी भाषा शैली अत्यंत सजीव और चुस्त और भावयुक्त प्रारंभी है, यानी कि फिर भी इनकी भाषा है वो सरल सहज है। तो इस निबंध का सार हम पढ़ते हैं। जो आशा का अंत है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये अपना सार पढ़ लेते हैं तो आपको स्टोरी समझ में आ जाती है क्या है। निबंध का सार प्रतिपाद्य कह दे तो कुछ भी आ सकता है। आशा का अंत शीर्षक निबंध का कथ्य या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो पाल गुप्त जो गुप्त है द्विवेदी युगीन हिंदी निबंधकार थे, यानी कि द्विवेदी युग के ये कवि रहे हैं और इन्होंने भाषा, व्याकरण, साहित्य, समाज, राजनीति और देश दशा आदि विभिन्न विषयों को लेकर अपने निबंधों की रचना की है। यानी कि भाषा को लेकर, चाहे व्याकरण को लेकर या साहित्य को लेकर, समाज को लेकर, कोई भी इन्होंने विषय, लगभग सभी विषयों पर अपनी लेखनी निबंधों की रचना की। इनमें इनके निबंधों में भारतेंदु की राष्ट्रीयता, क्योंकि भारतेंदु जी थे वो एक राष्ट्रीय कवि थे और उनकी तरह इन्होंने भी राष्ट्रीय भावना का वर्णन किया। तो प्रस्तुत निबंध है उसके अंदर हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन भाषा शैली में बड़ी ही मस्ती भरी आत्मीयता एवं निर्भरता के साथ व्यक्त हुई, किंतु इनके श्रेष्ठ निबंध राजनीतिक, सामाजिक, जन जागरण और राष्ट्रीयता की भावनाओं को लेकर लिखे गए हैं। आशा का अंत इनका जो राजनीतिक व्यंग्य प्रधान निबंध है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन है वो एक भारत के वायसराय बनकर आते हैं और उन पर इन्होंने व्यंग्य किया है। इस निबंध में गुप्त जी ने देशवासियों को अंग्रेजी कूटनीति, भारत की दुर्दशा पर परिचित करवाने हेतु शिव शंभू जैसे पात्र की कल्पना की है, जो भांग की झोंक में आकर, यानी कि भांग के नशे में वो धुत है और वो कटु से कटु व्यंग्य व्यक्त करने और स्रोत शासक को भी खरी सुनाने में नहीं कतराता। यानी कि जो शिव आशा का अंत है, जो की बार हमारे BA 6 सिलेबस में है, उसमें क्या है कि आशा का अंत है और वो लॉर्ड कर्जन जो भारत के दूसरी बार वायसराय बनकर आते हैं तो उन पर कटा व्यंग्य किए गए। शिव शंभू ने अपने नाम से नहीं बल्कि शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र की कल्पना की है जो क्या है भांग के नशे में धुत है और वे सारे कटु से कटु व्यंग्य जो कहता है, जो सूरा निबंध पढ़ रहे हैं वो बालमुकुट जो शिव शंभू है एक काल्पनिक पात्र, वही ये सारे कुट व्यंग्य कह रहा है। स्रोत शासक खरी खोटी सुनाता है। शिव शंभू लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि रोगी को रोग को, कैदी को कैद को, ऋणी को ऋण को, कंगाली को दरिद्रता से तथा क्लेशित को क्लेश से इस आशा से झेलता है कि एक दिन उसे दुखमय जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि एक रोगी व्यक्ति होता है उसको ये आशा होती है कि वो ठीक हो जाएगा। कैदी है उसे भी एक आशा होती है कि वो एक दिन जो है वो जेल से छूट जाएगा। एक ऋणी व्यक्ति है जो ऋण काफ़ी हो चुका है तो वो सोचता है कि दिन वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। इसी कंगाल व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, क्लेशित व्यक्ति है, सोचता है क्लेश से एक दिन वो मुक्त हो जाएगा। यही आशा के साथ मनुष्य अपना जीवन बिता देता है। जैसे कि वर्तमान में आप जी रहे हैं तो आपकी आशा है, जैसे कि आप BA में पढ़ रहे हैं फाइनल में, तो आपको आशा ही आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो आगे अगर आशा ही खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आशा के सहारे मानव जीवन चलता है, आशा के सहारे ही दुनिया टिकी हुई है। इसी प्रकार अगर जे आशा ही मिट जाए तो फिर उस दुखों का ठिकाना नहीं रहेगा। तो लॉर्ड कर्जन प्रथम बार वायसराय बनकर भारत आए तो यहाँ की जनता उनकी आरंभिक नीतियों से लगा था कि कोई अब विक्रमादित्य, अकबर, खलीफा हारून रशीद या नौसिखा जैसा दयालु शासक आ गए। यानी कि जब लॉर्ड कर्जन भारत में पहली बार आते हैं वायसराय बनकर तो जनता बड़ी खुश होती है कि उन्हें लगता है कि इनकी जो आरंभिक नीतियां देख करके जनता बड़ी खुश होती है कि शायद ये एक जो विक्रमादित्य हुए हैं, अकबर हुए जैसे शासक हुए हैं, खलीफा हारून जैसे इन्होंने जो भी शासक हुए विक्रमादित्य अकबर, इन्होंने अपनी जनता के लिए भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए और लॉर्ड कर्जन में भी वो उन्हें वहीं देखते हैं, अकबर के का रूप देखते हैं। नौसिखा जैसा दयालु प्रशासक आ गया है, किंतु शीघ्र ही लोगों की ये धारणा भंग होगी।
लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है सच्चाई का कि ऐसे कुछ नहीं है, इनमें कोई विक्रमादित्य अकबर जैसा गुण नहीं है, तो उनकी आशा का ही अंत हो जाता है। यानी कि उनके जो आशा लगाई हुई थी कि वो एक दिन दुखों से मुक्त होंगे, लेकिन वो आशा ही क्या है, खत्म हो जाती है। शिव सम्मुख लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है माई लॉर्ड, यानी कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है माई लॉर्ड कहते हैं हमें, जैसे कि कोर्ट में भी कहते हैं जज को माई लॉर्ड, तो ये संबोधित वर्ड है किसी बड़े व्यक्ति को। भारत की जलवायु और नमक में ये दो वस्तुएं अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती। कौन कौन सी हैं? यहाँ की जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाई और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, परंतु यहाँ की जलवायु का असर होते ही वह सब काफूर हो गया, यानी सब गायब हो गया। और आपने दूसरी बार वायसराय बनते ही पहले कार्यकाल में भी अपने अनुभव को भुला दिया और आते ही ऐसे कार्य किए जो भारतीयों के लिए कष्टदायक थे। यानी कि पहली बार आए तो उन्होंने अपने अनुभव को भुला दिया। जैसे कि उन्होंने कलकत्ता की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता छीन ली, तो ये पहला इंपॉर्टेंट कारक है, याद रखना कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संविधानता छीन ली। अकाल पीड़ितों की प्रतिरक्षा उपेक्षा व्यवहार किया, यानी कि जिस टाइम देश के अंदर अकाल पड़ रहा था, देश के यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं था, उस टाइम उन सब की भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। देश की जनता भूखी मरी, उसकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं गया। और देश में अकाल के बावजूद भी दिल्ली दरबार, यानी कि दिल्ली दरबार, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो दरबार आयोजित किया गया वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, और यहाँ अकाल के कारण देश की जनता क्या है, भूख में से मर रही है, लेकिन उन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो दिल्ली दरबार लगाने में मस्त थे। इतना ही नहीं, अनेक महत्वपूर्ण जो पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित किए, अंग्रेजों के लिए जो आरक्षित किए करके भारतीयों को भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यानी कि जो महत्वपूर्ण पद है, जो ऊंचे पद है, वो अंग्रेजों को दिए, भारतीयों को उनसे वंचित रखा। और इसलिए भारतीयों के अंदर एक जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि लॉर्ड कर्जन ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि माई लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, उसका प्रभाव भी साथ होता रहता है, और यह विचार बुद्धि को नष्ट करता है, उदारता समाप्त करता है, आँख कान नाक बंद करके देश की निंदा करवाता है। यानी कि यहाँ की जलवायु क्या है, साथ देता है, देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है। यानी कि जब मनुष्य, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य के पास शक्ति आ जाती है तो वह किसी की भी नहीं सुनता। जैसे कि कोई शासक राजा बन जाता है, वो जैसे कोई राजनीतिक है, वो सबसे पहले जो मंत्री होते हैं वो वोट लेने के टाइम तो बड़े निर्मल होते हैं, लोगों के तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्या है, कुछ सुनाई नहीं देता जब आप उनके पास काम के लिए जाते हैं। ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर राजनीतिक। उसी प्रकार जो लॉर्ड कर्जन थे, वो यहाँ की जलवायु, यानी कि यहाँ की शक्ति उनके पास आ गई, वो वायसराय बन गए। तो शक्ति आने से मनुष्य क्या है, दूसरों की सुनना बंद कर देता है, वो अभिमानी बन जाता है, उसे आँख नाक कान से कुछ दिखाई नहीं देता, और सिर्फ वो क्या है, लोगों को गरीब समझता है, उनकी निंदा करता है। ऐसा ही लॉर्ड कर्जन ने किया। तो यही है इसका। आपने केवल पार्लियामेंट में प्रतिनिधियों के भाषण पर प्रतिबंध लगाया और अपूत भारत की मिथ्यावादी धूर्त तक डाला और भारतीयों को झूठा और मक्कार कहा। यानी कि उन्होंने भारतीयों पर एक प्रकार के आरोप लगाए कि भारतीय तो झूठे हैं, मक्कार हैं, गिरे को ठोकर मारना क्या सत्यवादिता का कार्य है। यानी कि एक तो व्यक्ति जो भारत के दुर्दशा गरीब लोग हैं, और ऊपर से जो शासक है वो अत्याचार कर रहा है, तो ये कोई मतलब गरीब व्यक्ति को ठोकर मारना सत्यवादी कार्य नहीं है। दूसरों की मिथ्यावादी झूठा कहने से व्यक्ति अपनी सत्यवादिता सिद्ध नहीं कर सकता। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो स्वयं को सत्य साबित करने के लिए दूसरों को झूठा साबित करता है, ये सत्यवादिता नहीं है, इससे कोई सत्यवादिता सिद्ध नहीं होती, ये कहा गया इसके अंदर। इसके अतिरिक्त यदि यूरोप या इंग्लैंड 10 वर्ष पराधीन रह जाए तो उन्हें सत्यवादिता और नीति प्राण का पता चल जाए। यानी कि
शिव शंभू जी लॉर्ड बुद्ध करते हुए कहते हैं कि जैसे कि भारत में आपने हमें गुलाम बना रखा है, भारत को इस प्रकार अगर आपका देश गुलाम बन जाए तो आपको पता चल जाएगा रियलिटी जैसे जनता किस प्रकार का जीवन जीना पड़ता है गुलामी के अंदर। और फिर भारत को तो पराधीन हुए सदियों बीत गई, और जब अंग्रेजों को देश विदेशों का शासन, उस समय आपको स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी तो उस पर विचार कीजिए। जब अंग्रेजों के देश पर विदेशियों का शासन था, यानी कि एक टाइम था अंग्रेज भी, इंग्लैंड भी गुलाम रहा है, थोड़े टाइम के लिए गुलाम रहा है किसी देशों का इतिहास आप देख लेना। उस समय आप स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी, यानी कि आपके जो देश के लोग थे उनकी दशा क्या थी, उस पर विचार कीजिए। यानी कि इंग्लैंड भी एक टाइम गुलाम रहा है, ये इतिहास में आप पढ़ देना, क्योंकि एक बार थोड़ा मोटा कुछ देशों ने कब्जा किया था, तो उस समय आपके देश की क्या दशा थी वो बताया गया। भारत एक कर्मवादी देश है, यानी कि कर्म पर विश्वास रखने वाला देश है। कर्मवादी सभी कभी असत्य नहीं हो सकता। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है। आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें में रहते हैं, किंतु लाखों भारतीय रोटी कपड़ा और मकान के अभाव में रहते हुए प्राण त्याग देते हैं, और फिर भी ये लोग अपना राज या शासक को दोषी नहीं मानते। जिनकी भारत के लोग ऐसे हैं कि चाहे वो कितने भी गरीबी में क्यों न जीने, लेकिन फिर भी राजा या शासक को दोषी नहीं मानते। वो अपने आप को ही कर्मों का दोष है, हमारे कर्मों का दोष है, ऐसा कर्मवादी देश असत्यवादी नहीं हो सकता। यानी कि जो ऐसी जनता है यहाँ की, वो अगर स्वयं दुखी है तो वो शासक को दोषी नहीं मानती, वो अपने कर्मों का मानती है। ऐसे मान लेते हैं कि लोग भी हमारे ही कर्मों का दोष है, हमारे ही कर्म खराब है, हमारी किस्मत खराब है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसी भारत के देश के जो लोग हैं। महारानी विक्टोरिया और उसके पुत्र एडवर्ड सद्व्यवहार में भारत अपनी प्रजातंत्र को भूल गए। ये याद रखना इम्पोर्टेंट, लेकिन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन आए थे उस टाइम। महारानी विक्टोरिया का पुत्र कौन था, एडवर्ड था, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। किंतु आप उनके प्रतिनिधि बनकर भारतीय जनता के प्रति ऐसा व्यवहार न कर सके, यही देश का लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। फलस्वरूप यहाँ की जनता आपको नहीं चाहती और आप यहाँ की जनता को नहीं चाहते, फिर भी आप यहाँ के एक बार नहीं अपितु 2 बार शासक बने। यानी कि देश की जनता शासक से प्रेम नहीं करती, लॉर्ड कर्जन से कोई लगाव नहीं है, ना ही लॉर्ड कर्जन की देश की जनता से, लेकिन फिर भी आप 2 बार शासक बनेंगे। यह आश्चर्य की बात है। इसी बात के कारण शिव शंभू है भांग के नशे में बार बार भंग पड़ रहा है, नशे भंग पड़ रहा है, और उसे अधबूढ़ा ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। तो ये था सारा निबंध जो हमने पढ़ा, ये सार इस निबंध का जीर्ण परिचय। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।